अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा तौर पर अब सदर बन चुके हैं अमेरिका के और 47वें सदर की हैसियत से उन्होंने हलफ उठा लिया है। उनकी ये तकरीब के अंदर कौन कौन शामिल हुआ, उनकी आज की जो स्पीच थी वो कैसी रही, इसके ऊपर बात करेंगे। इसको थोड़ा सा अपने मुल्क के हालात के साथ भी जोड़ेंगे और ये भी जायजा लेंगे कि किस तरीके से मुख्तलिफ ममालिक अपने जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उनको हमेशा प्रायोरिटीज पर रखते हैं, जबकि हमारे यहाँ जो सूरत हाल है वो क्या है कि हर किसी को ऐसा लगता है कि अपनी पावर की सिर्फ एक फिक्र रहती है और जो अवामी मसाइल हैं, जो अवामी इश्यूज हैं, वो किस तरह से हमेशा निगलेक्ट होते रहे हैं। तो इसके ऊपर भी एक स्टडी आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ साथ जी पाकिस्तान में आज क्या कुछ होता रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने जो एक जोर डाला और जो उन्होंने तवज्जो दिलाई और जो उन्होंने डंडा उठाया, उसके बाद बहरहाल ये तो जरूर हुआ है कि 26वीं आईनी तरमीम जो कि अक्टूबर से मंजूर हुई है, उसके बाद से दर्जन से ज्यादा उसके ऊपर दरख्वास्तें समाअत के लिए आ चुकी हैं, लेकिन उन्हें फिक्स नहीं किया जा रहा था। तो अब जब मंसूर अली शाह साहब ने इस मामले के ऊपर दिलचस्पी ली और इसके ऊपर जरा जोर दिया, तो उसके बाद कम से कम ये जरूर हुआ है कि अब ये दरख्वास्तें समाअत के लिए फिक्स हो गई हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। याया अफरीदी साहब अचानक से कहाँ चले गए हैं आपको बताएंगे। इमरान खान साहब का ट्वीट आ चुका है, जो रात गए उनका ट्वीट आया करता है। आज की ट्वीट में क्या खास बात थी ये भी आपके साथ शेयर करेंगे और मजीद आपको बताएंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट से एक अहम फैसला जो आदिल बाज़ई केस में आया है उसमें किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी आईना दिखाया गया। तो काफी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात करते हैं जी डोनाल्ड ट्रंप की हलफबरदारी की तकरीब से, जहां पर आज आपको मालूम है तैयारियां तो जोरों शोर से जारी थी। पहले ये कहा जा रहा था कि आउटडोर तकरीब रखी जाएगी, फिर मौसम की शिद्दत की वजह से एक इंडोर हॉल में ही ये तकरीब मुनक्किद करना पड़ी और बहुत ही करीबी जो लोग थे और बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात जो दुनिया भर से वो इस तकरीब में शरीक हुई। और इस तकरीब को आप ये कह सकते हैं कि ये तकरीबन नामुमकिनात में से था जो आज हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से रुखसत हुए थे उसके बाद किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो दोबारा बरसरे इक़्तिदार आएंगे। और इस बात का इजहार आज उन्होंने अपनी स्पीच में भी किया कि ऐसा लगता नहीं था कि ये कभी दोबारा इक़्तिदार में आ सकेंगे, ये मनसब संभालेंगे, बल्कि इनके ऊपर तो कातिलाना हमला भी हुआ, लेकिन उस हमले में भी ये बच गए। और डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि उनके बचने की वजह यही है कि उनसे ये काम लिया जाना है कि अमेरिका जो है उसको उन्होंने मजीद सिक्योर करना है, मजीद अजीम बनाना है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो हलफबरदारी की तकरीब है इसकी पाकिस्तान में जो एक हाइप बनी हुई थी कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनको दावतनामा मिल गया है, मोहसिन नकवी साहब पहुंच गए हैं और वो ये लोग जरूर शामिल होंगे। लेकिन हकीकत यही है कि जो आज हम मनाजिर देख रहे थे इसमें कहीं कोई पाकिस्तानी हमें नहीं दिख रहा था। हाँ, ये जरूर था कि यहाँ पर हमें अमरीकी यानी डोनाल्ड ट्रंप के जो मुखालिफिन थे वो भी सब नजर आ रहे थे, जो कि एक बहुत खुशाइंद बात इसलिए नजर आती है कि ऐसे ममालिक जहां पर सही मानों में जमहूरियत है वहां पर आप ये कम से कम एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जरूर देखते हैं कि जो हारे हुए लोग भी हैं इलेक्शन में वो भी जब मुकाबला होता है तो ठीक है, भरपूर किस्म का मुकाबला होता है, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात भी लगते हैं, तकारीर भी एक दूसरे के मुखालिफ की जाती हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाए तो उसके रिजल्ट्स को सब खंदा पेशानी से तस्लीम भी करते हैं और फिर जो तकरीब हलफबरदारी है उसमें वो बाकायदा शरीक भी हैं। इसके साथ साथ जी अगर दुनिया भर से बात की जाए तो इंडिया आपको हर जगह पे लीड करता हुआ नजर आ रहा होता है। मुकेश अंबानी साहब, इंडियन रिच फैमिली, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इसके साथ साथ जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर आए हुए थे। तो ये लोग तो भाई अपना रास्ता बनाना जानते हैं, लेकिन हम लोग चूंकि हर वक्त मांगते ही रहते हैं, कशकोल उठाए फिरते हैं, तो हमारी क्या वैल्यू हो सकती है कि वजह कि पाकिस्तान के कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर नजर नहीं आ रहे थे। शहबाज शरीफ साहब ने अलबत्ता कोशिश जरूर की कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को कम से कम ट्विटर पे ही मुबारकबाद दे दें, लेकिन उसमें भी उनको खासी सुबकी का सामना करना पड़ा। वजह ये थी कि जो ही उन्होंने ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट की और उन्हें मुबारकबाद देने की कोशिश की तो उसके बाद 1 घंटे के अंदर ही उनके ऊपर
कम्युनिटी नोट लग गया और सब ने उनको खूब शर्म दिलाई हुई है उस कम्युनिटी नोट में कि जनाब पहली बात तो ये है कि आपने एक्स को बंद कर रखा है, पाकिस्तान में बैन किया हुआ है और खुद आप जो फॉर्म 47 के वजीर आजम है ये खुद जो है वो एक्स को वीपीएन लगाकर ट्वीट कर रहे हैं और साथ में ये भी उनको शर्मिंदा किया हुआ है कि जनाब ये तो लेजिटिमेट वजीर आजम ही नहीं है पाकिस्तान के। तो ये जो फॉर्म 47 का एक बैगेज है, ये ताना है, ये इनको किसी जगह पे भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता और यही वजह है कि जैसे ही पहला ट्वीट किया है साथ ही ये कम्युनिटी नोट भी लग गया। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की आज की स्पीच थी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इन्होंने एक तो ये ऐलान किया कि कोई वॉर नहीं होगी। बज़ाहिर लग रहा है कि अमेरिका जो है वो किसी भी नई वॉर की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि जो पहले से जारी जंगें हैं उनको भी वो क्लोज करना चाहता है। और अब आपने देखा है कि गजा में भी जंगबंदी हो गई है, यूक्रेन के हवाले से भी ऐसी ही कोई पॉलिसी नजर आ रही है। तो आइंदा आने वाले दिनों में बाजार लग नहीं रहा है कि अमेरिका की तरफ से कोई नई जंग छेड़ी जाएगी। उन्होंने ये कहा है कि हम अपने बॉर्डर सिक्योर करेंगे और इसके साथ साथ जो एक अहम मामला है वो ये कि उनकी जो स्पीच का मेजर हिस्सा था वो सारा जो अमेरिका के इंटरनल मामलात हैं उसी के ऊपर फोकस था। उसी के बारे में उन्होंने अपनी सारी जो आने वाली पॉलिसीज हैं उसका एक कर्टन रेजर दिया कि किस तरह से हम टैक्सेस में कमी करेंगे सिटीजन्स के ऊपर, किस तरह से हम उनको सिक्योर करेंगे। जो ऑयल और एनर्जी वगैरह के ऊपर उन्होंने इमरजेंसी नाफिज की है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम अपने जो शहरी हैं उनकी बेहतर सहूलियात के लिए काम करेंगे, उनका जो टैक्स पेयर का जो पैसा है वो हम ज़ाया नहीं होने देंगे और हमारी जो फोर्सेस हैं वो सिर्फ इस बात के लिए होंगी कि जो अमेरिका के एनिमीज हैं उनके साथ लड़ें। और ये सब चीज़ें वो बता रहे थे कि जो हमारा दौर है, सुनहरी दौर नया शुरू होगा, हम दोबारा से एक अमीर तरीन मुल्क बनेंगे। अब अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं वो सिर्फ अमेरिका के जो लोग हैं उनके बेनिफिट में होंगी और जो हम कहीं ये नहीं चाहेंगे कि अमेरिका को कोई यूज़ कर सके। तो ये सारी उनकी जो पॉलिसीज़ थी जितनी भी उन्होंने शुरू में अनाउंस की वो सारी बेसिकली आप कह सकते हैं अमेरिकन पीपल सेंट्रिक थी और ये होना भी यही चाहिए किसी भी मुल्क के लिए कि उसके लिए उसकी जो अपनी अवाम है वो सबसे ज्यादा उसकी तरजीह होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने क्या करना है वो उसकी तरजीह होनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, अव्वल तो आप ये मनाजिर ही नहीं देखेंगे कि कोई हारा हुआ जो है वो पास भी पटक जाए, कोई सुकून से बैठ के बात ही नहीं सुनने देगा। अव्वल तो हम ये मनाजिर देखते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो भी हुकूमत में आता है उसको सबसे पहले ये होता है कि मैं पहले ऑपोजिशन से बदले पूरे कर लूं, मैं इनके सारे बंदे जो हैं ये अंदर कर दूं, केसेस बना दूं, ये कर दूं। तीसरा जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है उसको सबसे पहले ये होता है कि मैं अपना कंट्रोल जो है पूरी तरह हासिल कर लूं। तो हर कोई यहाँ पर अपने अपने मफाद की खातिर आपको जो है वो एक पावर हंग्री किस्म की पूरी एक लीड आपको नजर आती है और उनके कहीं तरजीहात में ये नहीं होता कि अवाम के लिए वो सीरियसली कोई सिंसेरिटी के साथ कुछ सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट को भी आज डोनाल्ड ट्रंप ने खूब ललकारा अपनी इस्टेब्लिशमेंट को और कहा कि जनाब ये जो आपके काम हैं अब ये मजीद नहीं चलेंगे, करप्ट जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपने अंजाम को पहुंचेगी और इन माफियाज का जो है वो खात्मा होगा। यहाँ पर मैं ये जरूर बात करूंगी कि जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि जो आप बाहर के ममालिक में देखें तो एक अवेयरनेस नजर आती है कि अपने ठीक है हर जगह पावर पॉलिटिक्स भी होती है लेकिन इसके साथ साथ जो मेन फोकस होता है वो यही रहता है कि आपके लोग किस तरह बेहतर हो सकते हैं, उनकी बेहतरी किस चीज में हो सकती है। और मैं ये एक आज आपसे जरूर चीज शेयर करना चाहूंगी कि ये एक बहुत एक अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान में इतने साल हो गए हमें आज़ादी हासिल किए हुए लेकिन जो बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया और ये सोचा ही नहीं गया कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। अब आप अगर हैरान हो ये सोच के कि जनाब पाकिस्तान जिसकी इतनी बड़ी आबादी हो चुकी है, अब हम तकरीबन 25 करोड़ का एक मुल्क हैं और आम तौर पर इतने बड़ी आबादी वाले ममालिक जो हैं वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। ज़्यादातर आप देखिए तो एक जो हमारा मतलब शहर की आबादी है ना उतने उतने पूरे पूरे मुल्क की आबादियां हैं, ऐसी भी सूरत हाल है। तो इस तरह की हमारी एक इतनी पॉपुलेटेड किस्म की हम कंट्री हैं और आबादी के एतबार से 5वां बड़ा मुल्क है हम दुनिया का, 5वां बड़ा मुल्क। लेकिन हमने अपने जो बुनियादी मसाइल हैं उनके ऊपर किस तरह से उसको सॉर्ट आउट करना है इसके ऊपर हम सोच ही नहीं रहे होते कि हमारे इतनी आबादी होती चली जा रही है। जब हम आज़ाद हुए थे कोई 3-4 करोड़ हमारी आबादी थी जो अब बढ़कर तकरीबन 25 करोड़ हो चुकी है। लेकिन उस वक्त के हिसाब से और आज तक
ہم نے اتنی بڑی آبادی کو مینج کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں کسی نے کوئی ایک گریٹر پلان جو ہے نہیں بنایا کبھی کہ جناب اتنی بڑی آبادی کو آپ نے کیسے سہولیات پہنچانی ہے، کیسے ان کو اتنے لوگ جو آپ کی آبادی میں نیا اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ لوگ کھائیں گے کیسے، ان کا کھانا پینا کیسے پورا ہوگا، ان کا روزگار کیسے پورا ہوگا، اتنے لوگ جو ہوں گے یہ بیمار بھی پڑیں گے تو ان کے ہسپتال کیسے پورے ہوں گے، ان کو ڈاکٹرز کیسے پورے ہوں گے، ان کو علاج معالجے کی سہولیات کے علاوہ ان کی تعلیم وغیرہ یہ کیسے ممکن ہو پائے گی، کیا اتنی تعداد میں ہسپتال، اتنی تعداد میں آپ کے جو ایجوکیشن کے ادارے ہیں وہ سب بنی چیزیں، کیا اتنی بڑی تعداد میں عدالتیں آپ کے پاس موجود ہیں جو ان کو انصاف مہیا کر سکیں گی؟ تو یہ ایک گریٹر پلان ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کا ویسے بڑا ایک سمپل سولوشن تو یہ کہ سب سے پہلے تو آپ کی جو ملک کی آبادی ہے اس کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے یونٹس بنانے ہوں گے، آپ کو صوبوں میں لازمی طور پر ڈویژنز کرنی ہوں گی۔ ہم جب آزاد ہوئے تھے اس وقت بھی ہمارے 4 صوبے تھے اور آج 75 سال بعد بھی ہمارے 4 ہی صوبے ہیں، اور آبادی کا تناسب اگر آپ دیکھیں تو آپ 700% آبادی میں بڑھ چکے ہیں۔ ایسی کئی ہمیں کوئی اور اگزامپل جو ہے دنیا میں نظر نہیں آتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں متعدد مسائل کا بھی سامنا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ صرف خیبر پختونخوا کو دیکھیں تو اس کی تقریباً 4 کروڑ اور اوپر کچھ آبادی ہے۔ اسی طرح سے پنجاب جو ہے وہ 12 کروڑ کا صوبہ ہے۔ اگر سندھ کی آپ آبادی کی بات کریں تو 5 کروڑ تو اس کی بھی آبادی ہے۔ اسی طرح بلوچستان کی آبادی تو 1 کروڑ ہی ہے، لیکن یہاں پہ جو اس کا رقبہ ہے اس کی اگر آپ بات کریں تو وہ تقریباً 3,46,605 مربع کلومیٹر ہے۔ یعنی اتنے بڑے ایریا پر بلوچستان موجود ہے کہ جس میں عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں اتنے ایریا کے اوپر 8-10 ممالک ہی بن جاتے ہیں جتنے میں ہمارا صرف ایک بلوچستان صوبہ ہے۔ لیکن ہم ابھی تک بھی 75 سالوں بعد بھی یہ ایک اتفاق رائے نہیں پیدا کر سکے کہ ہم نے اپنے صوبوں کو چھوٹا کرنا ہے، ہم نے مزید صوبے بنانے ہیں، انتظامی یونٹ چھوٹے ہوں گے تو ہمارے لیے ان کو مینج کرنا، اس میں سہولیات دینا آسان ہوگا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کا ایک 10 مرلے کا یا 5 مرلے کا گھر ہے تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ مینج کر سکتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام، آپ اس کے مینٹیننس کا انتظام، ہر چیز کے لیے وہ آپ کو آسان رہتا ہے۔ اور اگر آپ کی بہت بڑی کوئی حویلی ہے جو کہ بہت بڑے علاقے پہ پھیلی ہوئی ہے تو پھر آپ کے لیے اس طرح سے مینٹیننس مشکل ہو جاتی ہے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے پھر آپ کو بہت سارے لوگ ہائر کرنے پڑتے ہیں، اسی حساب سے ان کو ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے کام کو کہ بھائی آپ نے اتنے حصے کا جو ایریا ہے اس کو سنبھالنا ہے، اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے، آپ نے اتنے حصے کو رکھنا ہے، آپ نے اتنے حصے کو، تو پھر یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی حویلی بھی اتنی بڑی رہے اور آپ صرف ایک نوکر رکھیں اور پھر آپ کہیں کہ جناب آپ نے ہی پوری کی پوری حویلی کو جو ہے صاف بھی رکھنا ہے، آپ نے ہی پورے کے پورے حویلی کے پودوں کو پانی بھی دینا ہے، آپ نے ہی ہر طرف دیکھنا ہے کہ سوئچ وغیرہ، پنکھے، لائٹ، ہر چیز چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، تو وہ ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو اسی طرح اگر ہمارے ملک میں 4 صوبوں کے بجائے 40 صوبے ہوں یا چلیے ابھی فوراً 40 نہیں بن سکتے، کم از کم کچھ نہ کچھ مزید صوبے اگر بنیں تو پھر آپ کے لیے ان صوبوں کو مینج کرنا آسان ہوگا۔ اب آپ کی 12 کروڑ آبادی کا پنجاب صوبہ ہے اور ایک اس کے اوپر وزیر اعلیٰ ہے، ایک اس کے اندر صرف ہائی کورٹ ہے، اور اس میں جو ضلعی عدالتیں بھی ہیں ان میں بھی ایک جج کے اوپر کتنا برڈن ہے، آپ کو خود پتا ہے کہ کس طریقے سے سالوں سال لگ جاتے ہیں اور آپ کے کیسز کی سنوائی نہیں ہوتی، فیصلے ہی نہیں آتے، لٹک کے اتنے کیسز ہوتے ہیں کہ سالوں بعد بھی بعض اوقات جو ہے وہ مقدمات فکس ہوتے ہیں، ہیرنگ فکس ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو بر وقت انصاف نہیں مل پاتا۔ یہ تو بڑی مشہور بات ہے نا پاکستان میں کہ جناب جو کیس ہے وہ دادا کرتا ہے اور جو فیصلہ ہے وہ پوتے کو ملتا ہے، جا کے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس عدالتیں کم ہیں، آپ کے پاس ججز کم ہیں، آپ کے پاس وہ پورا نظام انصاف اتنی بڑی آبادی کو ٹیکل نہیں کر پا رہا ہوتا، اس کو مینج نہیں کر سکتا۔ یہی حالات ہمارے صحت کی سہولیات کے حوالے سے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اتنے سارے لوگ ہیں اور کوئی ایک یا 2 ہاسپٹل ہوگا پورے صوبے میں، تو اتنے بڑے صوبے کو، کروڑوں کی آبادی کو 1 2 4 ہاسپٹلز نہیں پورا کر سکتے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ جتنے اس میں صوبے بنا لیں گے، ہر اس صوبے کا ہر اپنا بڑا شہر ہوگا، ہر بڑے شہر کا اپنا بڑا ہاسپٹل ہوگا، تو یہ نہیں ہوگا کہ کہیں سے کوئی ڈیرہ غازی خان سے بھی اٹھ کر کسی کو آنا پڑا ہے، لاہور میں آ کر اس کو اپنی کارڈیالوجی کا انتظام کرنا پڑا ہے ہاسپٹل جانے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد دے رہی ہیں کہ کس طریقے سے چھوٹے یونٹ کو مینج کرنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اب پاکستان کی یہی مسائل ہیں کہ آپ کرپشن میں آگے ہیں، آپ کی بے روزگاری حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، آپ کے
2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, आपके पानी का जो पीने का साफ पानी 80% आबादी को पीने का साफ पानी मैसर नहीं है, गंदा पानी पी रहे हैं, उसकी वजह से और बीमार हो रहे हैं, और जब बीमार हो जाते हैं तो सेहत की सहूलियात मैसर नहीं है। निज़ाम इंसाफ का हाल मैं आपको बता चुकी हूँ, एजुकेशन का मैं आपको बता चुकी हूँ, और इतने लोग अगर पढ़ लिख भी जो जाते हैं उन बेचारों को जॉब्स नहीं मिलती, उन्होंने जाके कमाना कैसे, उनको फिर समझ नहीं आ रही होती। तो ये बहुत बड़े मसाइल हैं और इनका हल इस बात में पिन्हा है कि आप अपने मजीद सूबे बनाएं, छोटे यूनिट्स बनाएं, और वहां पर जो है आपको आसानी होगी इस बात के लिए कि आप जो अपने तमाम लोग हैं उनको कम से कम बेहतर सहूलियात जो है वो मैसर कर सकते हैं। इस बात को मैं सिर्फ सम अप करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि अगर आप अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन इसकी जो आबादी है वो 50 करोड़ है, और यहाँ पर इस वक्त जो अमेरिका की जो आबादी वो 33 करोड़ है, और इसकी जो सूबे हैं यहाँ पर वो तकरीबन, या रियासतें जिनको आप कह लें, वो 50 के करीब है। इसी तरह इंडिया जो है 1 अरब आबादी है तो 28 यहाँ पर सूबे हैं। हालांकि जब इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ था तो 12 थी इसकी रियासतें या सूबे, जो उन्होंने फिर वक्त के साथ जैसे देखा कि आबादी बढ़ रही है तो उन्होंने उसको फिर मजीद छोटे यूनिट्स में तकसीम करके 28 तक तादाद ले गए। चाइना में 1 अरब आबादी है लेकिन 34 उन्होंने इसके सूबे बना रखे हैं, जबकि जब चाइना आज़ाद हुआ था तो सिर्फ 6 थे, लेकिन जैसे आबादी बढ़ी तो उन्होंने उसी हिसाब से उसको छोटे छोटे सूबों में तकसीम करके ताकि उसको मैनेज करना आसान हो जाए। इसी तरह ईरान में 9 करोड़ आबादी है, पाकिस्तान से कम है, लेकिन 31 सूबे उन्होंने बना रखे हैं, और पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, और हम जब आज़ाद हुए थे तब भी 4 सूबे थे, और आज तक हम सिर्फ 4 ही सूबे हैं। तो ये है एक कंपैरेटिव एनालिसिस अगर आप देखें कि किस तरह से हमारे मसाइल के लिए हुआ है। बहरहाल ज़रा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की तरफ दोबारा आ जाते हैं। जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की तो इमरान खान साहब की गुफ्तगू मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर लूँ जी। सबसे पहले तो आज फिर इमरान खान साहब ने इस हुकूमत को अर्दली हुकूमत कहा है, और कहा है कि जी ये खौफ का शिकार है। इन्हें 2 तरह के खौफ हैं, एक तो ये कि मैं कहीं रिहा होकर बाहर ना आ जाऊं, और दूसरा खौफ इनको ये है कि जो इन्होंने फॉर्म 47 के जरिए ये जाली हुकूमत ली है, कहीं इसका भेद ना खुल जाए, ये सारा इलेक्शन जो इन्होंने चोरी किया है ये खुल ना जाए मामला। तो इस चीज़ के इन्हें हर वक्त डरावने ख्वाब आते रहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि ये इनका मुकद्दर है, क्योंकि ये तो जाहिर है होना ही होना है कि इनका ये जो फस्तायत का दौर है ये ख़त्म होकर रहेगा। अलकादिर के ऊपर इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर से तफसीली बात की आज के रोज़, और कहा कि किस तरह से जुल्फी बुखारी साहब और शहजाद अकबर साहब को इन्होंने कोशिश की कि इनको डराया धमकाया जाए। हालांकि वो कोई भागे हुए नहीं है, वो तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमसे वीडियो लिंक के जरिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा लें। यहाँ आने में ख़तरा ये था कि उन्हें उठा लिया जाएगा, उन पर तशद्दुद किया जाएगा, उनको जोर ज़बरदस्ती करके कोशिश की जाएगी कि वादा माफ गवाह बनवा लें, कुछ भी। तो इमरान खान साहब कहते हैं मैंने ही उन्हें कहा है कि वो वहां पर रहें। और ख़ास तौर पर आज जुल्फी बुखारी साहब के लिए इमरान खान साहब ने अपने जो सहाफ़ियों से बात की, उन्होंने ये बात की कि जनाब जुल्फी बुखारी जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट और की प्लेयर हैं मेरे, ये उन्होंने बात की। तो ये तो आपको पता है ये जुल्फी बुखारी साहब बाहर रहते हुए कितने एक्टिव भी हैं, और उनको तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो उन्हें उनका चलता फिरता दफ्तर खारजा भी कहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने आज जाहिर एक दफ़ा फिर से कमीशंस की बात की है कि वो हम चाहते हैं, और ये भी बात की कि मैं अपनी रिहाई जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए नहीं अदालतों के ज़रिए ही चाहता हूँ। इन सब चीज़ों के साथ जो इम्पॉर्टेंट अदालती 1-2 खबरें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जो कुछ आज हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मंसूर अली शाह साहब के मामले पर, उसके बाद कम से कम इतना दबाव ज़रूर बना कि अब 26वीं आईनी तरमीम का जो केस है वो फिक्स कर दिया गया है। जाहिर है अभी फ़िलहाल तो ये आईनी बेंच के सामने ही लगा है समाअत के लिए, दर्जन भर से ज़ायद ये जो हैं मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं, और 27 जनवरी को ये फिक्स किया गया है। लेकिन जाहिर है जब ये केस की सुनवाई शुरू होगी तो ये तो इस पे क्वेश्चन आएगा कि जनाब आप तो खुद इसके बेनिफिशरी हैं, तो आप ये केस, ये बेंच यानी आईनी बेंच तो इसी 26वीं तरमीम से बना है ना, तो ये खुद ही अपने बारे में किस तरह केस सुन सकता है। तो ये बात जाहिर है वहां पे जब हियरिंग स्टार्ट होगी तो ये उठेगा सवाल कि जी अब आप मामला फुल कोर्ट में भिजवाएं और फुल कोर्ट ये डिसाइड करे कि जनाब 26वीं तरमीम का फेट क्या है। तो अब इसके ऊपर जो है एक मैच पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो ये खबरें दे रहे हैं कि बेसिकली इस वक्त जो जजेस मौजूद हैं उनमें से मेजॉरिटी ये समझते हैं कि 26वीं तरमीम जो है इसको रोल बैक होना चाहिए, इससे अदलिया की जो आज़ादी है वो स्नब हुई है। लेकिन
उनको ये भी खदशा है कि अगर वो ये 26वीं तरमीम रोल बैक कर भी देते हैं तो फिर भी हुकूमत दूसरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, और वो दूसरा तरीका है जजेस की भर्ती, कि जजेस को बहुत ज़्यादा तादाद में मजीद 20-22 जजेस ला के कोशिश ये करेंगे कि जनाब अपनी अक्सरियत फिर कर लें। तो इस बात को भी देखना पड़ेगा कि जनाब अगर इस तरह हुकूमत आगे प्लान कर ले तो फिर 26वीं तरमीम तो बैक होके भी उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। लेकिन मैं नहीं समझती कि ये इतना आसान होगा, क्योंकि इसी 26वीं तरमीम की वजह से जुडिशल कमीशन बना है। तो जब जुडिशल कमीशन नहीं रहेगा तो अपनी मर्जी के जजेस भर्ती करना उस तरह से आसान नहीं रहेगा हुकूमत के लिए। 26वीं तरमीम जब वापस होगी तो फिर जाहिर है जुडिशल कमीशन की तश्कील भी ऐसी नहीं रहेगी। लेकिन बहरहाल ये जरूर हुआ है कि मंसूर अली शाह साहब ने जो ये जोरदार डंडा उठाया है उसके बाद ये हुआ है। जो शो कॉज नोटिस जारी किया गया था उसका बेंच भी एकदम तब्दील कर दिया गया और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को उसमें से रिमूव कर दिया गया है। ये देखे ना हो क्या रहा है। हालांकि ये कभी आप इसका नहीं देखते मिसाल इसकी कि जनाब कोई अपनी मर्जी से कोई सुनते हुए केस में से किसी जज को उठा के बाहर फेंक दिया जाए, किसी को ऐड कर दिया जाए, ये नहीं होता जब तक कि कोई खुद जज अपनी मर्जी से किसी केस से अलहदगी ना अख्तियार कर ले। लेकिन यहाँ पर दिन दिन और रात रात में कुछ ना कुछ बदल जाता है। इसके अलावा जो एक अहम खबर है वो ये कि याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अचानक से छुट्टियों पर चले गए निजी मसरूफियात की वजह से। तो इसको भी सब लोग बड़ा सस्पिशियसली देख रहे हैं कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में घुमसान का रन पड़ा हुआ है, जजेस आमने सामने आए हुए हैं, कमेटियां बन रही हैं, बेंचेस बन रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। और ऐसे में जो सरबराह है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, भले जितने भी इख्तियार हैं उनके पास, तो वो छुट्टी पे चले गए एक हफ्ते के लिए। तो सब इसको भी बड़ा सस्पिशियसली देख रहे हैं। अंदरूनी खबर इसके बारे में अभी हासिल नहीं हो सकी कि क्या वाकई कोई निजी मामलात हैं या कुछ और वजह है। लेकिन बहरहाल ये एक हैरत अंगेज बात है कि इसके ऊपर जो है खामोशी सी एक है, और उसके बाद याह्या अफरीदी साहब अचानक से छुट्टी पर चले गए। लेकिन कम अज कम अब जो आने वाला हफ्ता है ये भी इम्पोर्टेंट है जब इसमें आईनी तरमीम का केस लगेगा, और इसके साथ साथ जो अब रजिस्ट्रार को शो कॉज नोटिस जारी हुआ है इसके ऊपर भी देखना होगा कि मंसूर अली शाह साहब आगे क्या पेशरफ्त करते हैं। आखिर में जी मंसूर अली शाह साहब और आयशा मलिक साहिबा का लिखा हुआ एक और केस का फैसला भी आ चुका है, और ये मामला है आदिल बाज़ई केस में जो इलेक्शन कमीशन ने उनको डी-सीट किया था। इस मामले के ऊपर आदिल बाज़ई साहब को बहाल किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और इलेक्शन कमीशन को ठीक ठाक चार्जशीट किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एक पार्टी को फेवर कर रहा है। ये नून लीग की बात हो रही है कि जनाब उन्होंने झूठे बयाने हल्फी जमा कराए हुए हैं, और क्लैरिटी नहीं थी कि जी आदिल बाज़ई उधर उनके बंदे हैं, और फिर भी उनके कहने के ऊपर फटाफट इन्होंने जनाब उनको डी-सीट भी कर दिया। तो उन्होंने ठीक ठाक उनकी क्लास ली है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की, और कहा कि इनका एक पार्टी की तरफ झुकाव वाज़े था। साथ ही साथ जो नून लीग की तरफ से बयाने हल्फी झूठा जमा कराया गया आदिल बाज़ई का, उसके बाद ये भी एक खौफनाक केस बन सकता है आगे चलकर, क्योंकि झूठा बयाने हल्फी अदालत में जमा कराना ये बहुत खौफनाक काम है और क्राइम है, और इसकी अगर कोई सीरियसली कॉन्सिक्वेंसेस में जाए तो फिर यहाँ पर जो भी जिसने यानी अगर नवाज शरीफ साहब के साइन से हुआ है या शहबाज शरीफ साहब के साइन से हुआ है तो ये मामला फिर वो बात आ जाती है कि सादिक और अमीन नहीं रहते, झूठा बयान हल्फी जमा कराने के ऊपर तो आप खुद डी-सीट हो सकते हैं। तो यहां तक भी बात जा सकती है। तो बहरहाल फिलहाल तो इस वक्त ऐसा मंजरनामा नजर नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी कोई इस तरह की चीज होगी, लेकिन इस केस के फैसले ने ये जरूर मोहर लगा दी है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ऐसा लग रहा है कि बज़ाहिर वो किसी अपने आप को हुदूद क़यूद का पाबंद नहीं समझता, वो कोई अपने आप को किसी कानून के नीचे नहीं समझता, और ऐसा लग रहा है कि वो अपनी मर्जी से जो है फैसले भी कर रहा है और एक पार्टी की तरफ उसका खास झुकाव है। तो ये एक ठीक ठाक किस्म की चार्जशीट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको इसका कोई फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि फिलहाल जिसने इस्टेब्लिशमेंट की उंगली थाम रखी है वो तो धड़ल्ले से कानून की खिलाफ वर्जियां भी कर रहे हैं, और साथ साथ उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। भले इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले ऐसे आए हों, लेकिन दूसरी तरफ अब आने वाले दिनों में देखना यह कि इलेक्शन कमीशन भी इसी तरह रहेगा या नहीं, क्योंकि बज़ाहिर तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी मुद्दत भी खत्म हो रही है। आने वाले दिन काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं, लेकिन असल खबर निकलेगी वहां से कि जब इमरान खान साहब के जो बैकडोर मुज़ाकरात हैं
وہ کسی طرف لگیں گے یا نہیں، کیا وہاں پہ معاملات طے پاتے ہیں، اور اب جو نئی امریکی انتظامیہ آ گئی ہے وہ کس قدر دباؤ بڑھائے گی اس حکومت کے اوپر، یہ وہ تمام ڈیسائیڈنگ فیکٹرز ہوں گے جہاں سے پھر باقی چیزیں آپ کو خود بخود مینج ہوتی ہوئی اور بدلتی ہوئی نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ